आज के इस लेक्चर में हम करेंगे वाइवा क्वेश्चंस ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स, वेब डेवलपमेंट की वाइवा सीरीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रैक्टिकल या इंटरव्यूज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी जो वेब को लेकर बेसिक नॉलेज जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट पर डेली रहते हैं, डेली इंटरनेट को यूज करते हैं। वहाँ कैसे काम चलता है, कैसे हमारे पास डेटा पहुंचता है, कैसे हमारा डेटा वहां तक जाता है, वेब क्या होती है, वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स क्या होती हैं, इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही इजी वे में जानने के लिए इस वाइवा सीरीज को आप जरूर से देखें। लेट्स सी वाइवा सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? आंसर इज वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट्स। वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस है वेबसाइट्स को क्रिएट करने का और वेब एप्लीकेशंस को। तो वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं? वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं, या फिर हम कहें कि एप्स होती हैं, वो एप्स जो कि ब्राउजर पर चलती हैं, वेब ब्राउजर पर। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जिससे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड फ्रेमवर्क्स। तो इनकी हेल्प लेके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या फिर बैकएंड फ्रेमवर्क की हेल्प से हम तैयार करते हैं जब वेबसाइट्स को या वेब एप्लीकेशन को, दैट इज वेब डेवलपमेंट। Our next question is what are the types of web development? Web development की types क्या होती हैं? Answer is there are three types of web development: front end development, back end development and full stack development. अब इनमें डिफरेंस क्या है? फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो होती हैं जिनको यूजर देखता है, बैक एंड डेवलपमेंट वो होती हैं जो यूजर को डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, ये अंदर चलती है, यानी सर्वर के ऊपर चलती हैं, ये यूजर को डायरेक्टली नहीं दिखाई देती। एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट वो होती हैं जो यूजर, जिनमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो दोनों ही हैंडल करती हैं, जो यूजर के लिए भी होती हैं, यूजर डिजाइन भी बनाती हैं और जो बैकएंड सर्वर को भी हैंडल करती हैं, वो होती है फुल स्टैक डेवलपमेंट। अब देख लेते हैं इनका एग्जांपल। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट दैट इज यूजर इंटरफेस, और दिस वन इज यूजर एक्सपीरियंस, यानी ये यूजर के लिए तैयार की जाती हैं, इनको यूजर डायरेक्टली देख सकता है। एंड HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इनकी हेल्प से ये बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम फेसबुक या अमेजोन जब खोलते हैं, जब हम फेसबुक खोलते हैं या फिर अमेजोन खोलते हैं, ठीक है, तो ये है पब्लिक साइट्स। तो जो भी डिजाइन, बटन, इमेज या फॉर्म्स हमें दिखते हैं, वहां पर हमें जो भी डिजाइन्स दिखते हैं, बटन्स दिखते हैं, इमेजेस दिखती है, फॉर्म्स दिखते हैं, ठीक है, जो यूजर को दिखते हैं, वो सभी फ्रंट एंड का पार्ट होती हैं। बैकएंड डेवलपमेंट जो कि सर्वर साइड होती है, और इस ये तैयार की जाती है यूजिंग पाइथन, PHP या node.js, ठीक है, इनको कहते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। और ये अंदर चलती है, यानी ये सर्वर पर चलती हैं, ये यूजर को डायरेक्टली दिखाई नहीं देती। जैसे अगर आपने अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट सर्च किया, तो जो डेटाबेस से आता है आपके पास, वो बैकएंड का पार्ट होता है, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट दोनों को ही हैंडल करता है, मतलब ये UI डिजाइन भी बनाता है, यानी यूजर इंटरफेस डिजाइन भी बनाता है, और बैकएंड सर्वर भी डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक फुल स्टैक डेवलपर है, वो E-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा है, तो वो वेबसाइट का डिजाइन भी बनाएगा, उस वेबसाइट का डिजाइन भी बनाएगा जो कि फ्रंट एंड का पार्ट है, जिसमें फॉर्म्स, डिजाइन्स, बटन्स ये सब होंगे, और प्लस वो पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम का भी सेटअप करेगा। पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम, जैसे उसने एक वेबसाइट बनाई, E-कॉमर्स वेबसाइट, ठीक है, E-कॉमर्स वेबसाइट बनाई जिसमें वो डिजाइन को भी हैंडल करेगा एंड पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम को भी हैंडल करेगा, और ये पार्ट है बैकएंड का। तो यानी फ्रंट एंड प्लस बैकएंड का जब कॉम्बिनेशन दोनों ही हैंडल किए जाते हैं, तो वो होता है फुल स्टैक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए स्टैटिक एंड डायनामिक वेबसाइट?
आंसर इज स्टैटिक वेबसाइट, जिसके अंदर कंटेंट फिक्स होता है और ये डायनामिकली ये कंटेंट चेंज नहीं होता। इसका एग्जांपल है HTML CSS। तो इसका कंटेंट फिक्स होता है। डायनामिक वेबसाइट का कंटेंट चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन यूजर इंटरेक्शन यूजेस डेटाबेसेस। तो यूजर के अकॉर्डिंग या फिर डेटाबेस के अकॉर्डिंग इसका कंटेंट चेंज होता रहता है। तो स्टैटिक वेबसाइट जिसका कंटेंट फिक्स होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी का पोर्टफोलियो वेबसाइट, जिसमें कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी का पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसमें क्या होगा, कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है जो कि चेंज नहीं होती। जैसे कि रेज्यूम वेबसाइट, तो ये भी कंटेंट इसका भी चेंज नहीं होता बार बार। डायनामिक वेबसाइट वो होती हैं जो चेंज होती रहती हैं यूजर के एक्शन के हिसाब से या फिर डेटाबेस के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमेजोन है या फेसबुक है, ये जो सोशल वेबसाइट्स हैं, इन पे क्या होगा, आप अपना प्रोफाइल देंगे। सपोज आपने इन पे अपना प्रोफाइल दिया या आपने कोई इन पर पोस्ट डाला या फिर आप कोई शॉपिंग कार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इनका शॉपिंग कार्ट आपने यूज किया, तो इन सभी इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ये अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग ऑटोमेटिकली चेंज होता है अकॉर्डिंग टू यूजर्स। ये चेंज होता रहता है क्या, जो डायनामिक वेबसाइट है वो अकॉर्डिंग टू यूजर चेंज होती रहती है। जैसे सोशल मीडिया साइट को अगर हम यूज करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स को यूज करते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू यूजर चेंज होती रहती है, जबकि ये चेंज नहीं होते जैसे कि कंपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट या फिर ब्राउजर या फिर जो रेज्यूम वेबसाइट्स हैं वो चेंज नहीं होती। अगर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन देखनी है, अगर सिर्फ इंफॉर्मेशन देखनी है जैसे कंपनी का पोर्टफोलियो या रेज्यूम, तो स्टैटिक वेबसाइट बेस्ट है। और अगर आपको यूजर के हिसाब से कंटेंट चेंज कराना है जैसे सोशल मीडिया पे या शॉपिंग साइट्स पे, तो वहां पे डायनामिक वेबसाइट बेस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML क्या है, CSS क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। आंसर इज HTML। HTML तो क्या करती है, हमारे वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। CSS वेब पेज में स्टाइल प्रोवाइड करती है और जावास्क्रिप्ट हमारे वेब पेज को इंटरैक्टिव और डायनामिक बनाती है। तो HTML वेब पेज की स्ट्रक्चर डिसाइड करती है कैसे, जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, ठीक है, जैसे H1 टैग, पैराग्राफ टैग या फिर इमेज टैग, इनको यूज करके हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, लिंक्स, टेबल्स, फॉर्म्स, ये सब क्रिएट होते हैं वेब पेज के एज द स्ट्रक्चर इन HTML। जब स्टाइल की बात होती है जैसे कि कलर्स, फॉन्ट्स, लेआउट्स, स्पेसिंग, एनिमेशन, तो वहां पे हम यूज करते हैं CSS का, ठीक है। तो और जावास्क्रिप्ट जो कि हमारी वेबसाइट को जिंदा करती है, यानी वेबसाइट को इंटरैक्टिविटी प्रोवाइड करती है। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या है, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज में इंटरैक्टिविटी ऐड करती है। जैसे बटन, बटन पर क्लिक करना, जैसे ही बटन पर क्लिक हुआ तो कोई काम का हो जाना, फॉर्म्स का वैलिडेट होना या एनिमेशन दिखाना, ये सब होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जब आप जैसे फेसबुक है, फेसबुक में आपने जैसे ही लाइक बटन दबाया तो उसका काउंट बढ़ जाता है, तुरंत काउंट बढ़ जाता है, तो वो जावास्क्रिप्ट का काम होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर जब आपको स्टाइल्स प्रोवाइड करना है, फ्लिपकार्ट या अमेजोन साइट पर जो आप कलरफुल बटन्स देखते हैं, स्टाइलिश फॉन्ट देखते हैं, अट्रैक्टिव लेआउट देखते हैं, वो सब होता है CSS का काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। HTML के टैग्स क्या होते हैं और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। आंसर इज, टैग्स तो एलिमेंट्स होते हैं दैट डिफाइन कंटेंट और एट्रीब्यूट एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट द एलिमेंट्स। तो टैग्स का काम है सिर्फ कंटेंट को डिफाइन करना, कंटेंट पैराग्राफ से, H1 हेडिंग से, इमेज से, ठीक है। एट्रीब्यूट टैग क्या करता है, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टैग्स को हमने देनी है वो हम दे सकते हैं, ये टैग के अंदर लिखे जाते हैं, एट्रीब्यूट्स टैग के अंदर लिखे जाते हैं। जैसे कि ये तो है टैग, जैसे पैराग्राफ टैग,
यहाँ कुछ लिखा, पैराग्राफ को फिनिश किया, H1 टैग, ये कुछ लिखा, H1 को फिनिश किया। इसी तरीके से इमेज टैग, यहाँ कुछ लिखा और इसको इमेज टैग को फिनिश किया। ये तो हो गए टैग्स। लेकिन जब हम इन टैग्स के अंदर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, जैसे इमेज, SRC, ये हो गया एट्रीब्यूट, सोर्स, इमेज का सोर्स, कहाँ से इमेज आ रही है, दैट इज सपोज इमेज डॉट JPG से, ठीक है। तो ये हो गया उसका एट्रीब्यूट, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑल्ट इक्वल टू ब्यूटीफुल सीनरी, सपोज ब्यूटीफुल सीनरी, ये लिखा हमने। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सोर्स में ये पिक्चर मिल जाती है तो ये पिक्चर आ जाएगी, और अगर ये पिक्चर बाय चांस नहीं मिलती तो अल्टरनेटिवली लिखा आएगा ब्यूटीफुल सीनरी। इसका अंदर और भी एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, दैट इज विड्थ इक्वल टू 500, इस इमेज की जो विड्थ सेट हो जाएगी दैट इज 500। तो एट्रीब्यूट्स बिना टैग के नहीं लिखे जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS। तो इनलाइन क्या होते हैं, इनलाइन CSS होता है जो स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा जाता है, ये एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखे जाता है, इनलाइन वाला लाइन के अंदर लिखा जाता है, ठीक है, लाइन के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा जाता है। इंटरनल, ये हेड टैग के अंदर एक अलग से स्टाइल टैग बनता है, वहां लिखा जाता है। और एक्सटर्नल एक डॉट CSS की फाइल अलग से बनाई जाती है और जिसको HTML के साथ लिंक कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इनलाइन CSS को। ये किसी एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफाइन करता है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिखा जाता है। तो इनलाइन CSS क्या होता है, जो डायरेक्टली किसी HTML टैग के अंदर लिखा जाता है। कोई भी HTML टैग उठाएंगे उसके अंदर लिखते हैं, और ये सिर्फ एक एलिमेंट को, ओनली वन एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए होता है। और जब हमें एक ही एलिमेंट को स्टाइल देना है तब ये यूजफुल होता है, जैसे कि हमने दिया P स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट देंगे इसके लिए। और जैसे स्टाइल क्या दिया हमने, कलर डॉट रेड, रेड कलर दे दिया, ठीक है। और उसके अलावा स्टाइल में और क्या दिया, दैट इज फॉन्ट साइज दे दिया, फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 पॉइंट पिक्सल्स में। तो ये इस तरीके से हमने ये दे दिया, मान लो ये हमने पूरा स्टाइल दे दिया इसका। तो इससे क्या होगा, रेड कलर का पैराग्राफ आएगा। तो ये हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट, किसी भी एक एलिमेंट के लिए ये जब हमें स्टाइल देना हो तो तब हम इनलाइन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हेड टैग के अंदर लिखा जाता है और इसके लिए एक अलग से स्टाइल टैग बनता है, फिर वहां इंटरनली लिखा जाता है ये। तो एक ही वेब पेज के, जब एक ही वेब पेज के मल्टीपल एलिमेंट्स को हमें स्टाइल देना है, जब एक ही वेब पेज के मल्टीपल एलिमेंट्स को हमें स्टाइल देना है, वहां सिर्फ एक एलिमेंट को स्टाइल देना था इनलाइन में, अब यहाँ मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर हमने स्टाइल देना है तो इंटरनल CSS का यूज किया जाता है। एग्जांपल दिखा देती हूँ मैं। HTML लिखेंगे, फिर हमने लिखा हेड, हेड टैग के अंदर हम इसको यूज करते हैं। फिर हमने लिखा स्टाइल, स्टाइल टैग, हेड के अंदर स्टाइल टैग देंगे हम, और यहाँ पे हमने स्टाइल दिया दैट इज लाइक P में हमने क्या दे दिया, कलर ब्लू, और फॉन्ट साइज ये क्या दे दी, लाइक 18px दे दी, 18 पिक्सल, ठीक है। तो ऐसे दिया हमने। फिर हमने स्टाइल टैग को बंद करना है, एक स्टाइल टैग हमने दे दिया, हेड को भी बंद करेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे बॉडी। अब हमने यहाँ पे P टैग लिया, तो ये जो स्टाइल हमने प्रोवाइड किया था, ये P टैग जैसे ही हमने उठाया तो ये ऑटोमेटिकली ये स्टाइल इस पे आ जाएगा, और ये कलर जो है ये ब्लू पैराग्राफ होगा,
ये जो पैराग्राफ होगा दैट इज, ये ब्लू पैराग्राफ है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ आप जो भी कुछ लिखेंगे वो ब्लू में होगा। ठीक है, पी टैग को बंद करेंगे, बॉडी वाला, बॉडी को भी बंद कर देंगे एंड देन HTML को बंद करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरनल CSS होता है। नेक्स्ट आते हैं .css फाइल, हमें इसमें बनानी होती है और इसको हम HTML के साथ लिंक करते हैं, किसको, एक्सटर्नल CSS को। तो इसका भी विद एग्जांपल समझा देती हूँ कि ये एक अलग से हमें .css फाइल बनानी है, फिर उसको HTML फाइल के साथ लिंक करना है लिंक टैग से। तो ये कब यूज करते हैं, जब एक ही स्टाइल के मल्टीपल वेब पेज हमें बनाने हों। ठीक है, जब हमने एक ही स्टाइल को मल्टीपल वेब पेज पर यूज करना हो तो ये बेस्ट होता है। मल्टीपल वेब पेज पर सेम स्टाइल, एक ही स्टाइल को हमें मल्टीपल वेब पेज पर यूज करना होता है, तब ये बेस्ट होता है एक्सटर्नल CSS। फॉर एग्जांपल जैसे CSS है, तो एक CSS फाइल बनाई जिसका हमने नाम रख दिया style.css। ठीक है, और इसमें हमने एक पैराग्राफ टैग बनाया और इसको दे दिया कलर तो ग्रीन और फॉन्ट साइज 20px दे दिया, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल दे दिया। ठीक है, इसको फिनिश किया। अब हमने ये तो CSS फाइल बना दी एक अलग से CSS डॉट एक्सटेंशन से। अब हम एक HTML फाइल बनाएंगे जिसमें इस फाइल को लिंक कर देंगे। ठीक है, तो HTML फाइल बनाई कैसे, एक HTML फाइल बना के दिखाते हैं आपको। HTML फाइल बनाई, HTML टैग से हेड टैग लिया, अब यहाँ पे लिंक कर दिया रिलेशन स्टाइल शीट के साथ। हमने एक रिलेशन क्रिएट किया स्टाइल शीट के साथ और यहाँ पे href से हमने लिंक दे दिया किसको, style.css को, style.css वाली फाइल को लिंक दे दिया। और अब हेड टैग को बंद करेंगे और बॉडी टैग शुरू किया और यहाँ पे पी पैराग्राफ हमने यूज कर लिया। तो ये जो हमने लिंक किया था पी, वो जो है यहाँ पे लिंक हो जाएगा और जो है जो भी लिखा आएगा दैट इज वो ग्रीन में आएगा। तो ये ग्रीन पैराग्राफ, आप यहाँ जो भी लिखेंगे दैट इज ग्रीन, इन ग्रीन कलर। पी को बंद किया तो ये लिंक हो गया अब हमारा उस स्टाइल से जो हमने CSS फाइल में दिया था। बॉडी टैग को बंद करेंगे एंड देन HTML टैग को बंद कर देंगे। तो इस तरीके से होता है लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ID एंड क्लास इन CSS। तो ID क्या होता है एंड क्लास क्या होता है CSS के अंदर। ID यूनिक आइडेंटिफायर है, जबकि क्लास जो है मल्टीपल टाइम्स यूज हो जाती है, डॉट क्लास से इसको सेव करते हैं। जबकि ID जो है एक पेज में एक बार ही यूज होती है और हैश से होती है ये। तो ID क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो एक पेज में सिर्फ एक बार होता है। ये वन पेज में ओनली वन टाइम होता है, एक बार ही होता है ID का यूज, और एक ही एलिमेंट को टारगेट करने के लिए होता है, एक ही एलिमेंट के लिए होता है ये, टारगेट करने के लिए। तो और CSS में इसको, जब हम इसको CSS में लिखते हैं तो हैश के साथ लिखते हैं। तो इसका एग्जांपल दिखा देते हैं ID का। जैसे मान लो HTML में हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे PID ली हमने, एक एलिमेंट के लिए लेते हैं, जैसे P के लिए ले लिया और यहाँ पे हमने ID दे दी इसकी सपोज स्पेशल। तो अब यहाँ पे जो भी हम लिखेंगे दिस इज यूनिक पैराग्राफ, ऐसे लिख दिया और इस P को बंद कर दिया। ये हमने HTML में किया। अब CSS में हम इसको कैसे करेंगे, वहां पे हमने इसको हैश के साथ यूज करना है CSS को,
CSS के अंदर हैश के साथ इसको यूज करते हैं। हैश स्पेशल, हैश आईडी लिखेंगे तो आईडी में हमने स्पेशल डाला था, यानी स्पेशल लिख दिया। हैश स्पेशल, हैश आईडी लिखनी है तो हैश स्पेशल लिख दिया। तो जैसे ही हमने स्पेशल किया यानी इस आईडी को कॉल किया, तो यहाँ पे जो हम स्टाइल डालेंगे दैट इज, जैसे हमने ये स्टाइल डाल दिया कलर रेड, फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट इक्वल टू, फॉन्ट वेट इज टू बोल्ड, ये हमने बोल्ड डाल दिया। तो ये हमने इसका स्टाइल चूज करा दिया। तो सिर्फ एक ही पी टैग के लिए हम ये जो आपका रेड कलर है और बोल्ड, ये पी टैग के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें जो भी लिखा होगा वो रेड कलर में आएगा और बोल्ड होगा। तो एक ही यूनिक एलिमेंट को स्टाइल या मॉडिफाई देने के लिए आईडी का यूज होता है। अब क्लास को देख लेते हैं। तो क्लास कैसे होगा? क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए होता है। एक ही क्लास का यूज मल्टीपल एलिमेंट्स में हो सकता है। मल्टीपल एलिमेंट्स में हम एक ही क्लास यूज कर सकते हैं इन CSS। वन क्लास, एक ही क्लास को हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स में। और CSS में डॉट के साथ इसे लिखा जाता है, डॉट के साथ। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। HTML में इसे लिखना होगा, जैसे आपने P लिखा और एक क्लास ले ली दैट इज ब्लू। तो ये वाली क्लास अब मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए यूज हो सकती है। तो एक एलिमेंट तो ये है फर्स्ट पैराग्राफ, दिस वन इज फर्स्ट पैराग्राफ। और यहाँ हमने P टैग बंद कर दिया। फिर P लिया, एक और क्लास जो है, एक ही क्लास का यूज मल्टीपल एलिमेंट्स में हो सकता है। तो ये दूसरे एलिमेंट में भी कर दिया हमने। फर्स्ट एलिमेंट ये वाला और सेकंड एलिमेंट ये वाला, यानी फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ में हमने सेम क्लास का यूज किया। दिस इज सेकंड पैराग्राफ। तो हमने पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के लिए यानी दो एलिमेंट्स के लिए हमने सेम क्लास का यूज किया। अब CSS में क्या होगा? डॉट बिलो, डॉट्स का यूज होता है CSS में क्लास के लिए। और यहाँ पे हमने इसको कलर दे दिया ब्लू। ठीक है, और स्टाइल में और क्या दिया? फॉन्ट साइज दी दैट इज 18px। तो अब जिस भी एलिमेंट पर ब्लू क्लास होगी, जिस भी एलिमेंट पर ब्लू क्लास होगी, वहां ब्लू कलर और 18px का फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीपल एलिमेंट्स को, जब हमने मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम स्टाइल देना हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को जब हमने सेम स्टाइल देना हो, तो हम यूज करते हैं क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस वन ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट? तो ये तो होता है लूज इक्वलिटी, लूज इक्वलिटी बोलते हैं इसको, जबकि ये होता है स्ट्रॉन्ग इक्वलिटी। तो ये कंपैरिजन करता है, तो ये वैल्यू को कंपेयर करता है, ये वाला, ये भी कंपेयर करता है, ये भी कंपेयर करता है। ये तो सिर्फ वैल्यू कंपेयर करता है और टाइप को कंपेयर नहीं करता। अगर जरूरत हो तो ये टाइप कन्वर्जन कर देता है। ठीक है, जबकि ये वैल्यू भी कंपेयर करता है और स्ट्रॉन्ग वो टाइप को भी कंपेयर करता है। ये सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है, वैल्यू को, जो टाइप होती है उसको ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। टाइप को कंपेयर नहीं करता, उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। जबकि इसमें वैल्यू एंड टाइप दोनों ही सेम होनी चाहिए। तो दोनों सेम है तो कंपेयर करता है, यानी तो ट्रू आंसर होता है इसका, नहीं तो फॉल्स होता है। तो ये जो होता है ये सिर्फ वैल्यू के लिए होता है, और ये जो होता है ये वैल्यू और टाइप दोनों को ही चेक करता है। इसमें ये टाइप कन्वर्जन खुद कर देता है और इसमें ये दोनों को चेक करता है। अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो ही आंसर ट्रू आता है।
मतलब दोनों ही अगर मैच करते हैं तो ही आंसर ट्रू आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल क्या है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। जैसे आपने लिखा कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हमने लिखा 5 इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है। तो ये इन दोनों को कंपेयर करेगा, नंबर को स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों के डेटा टाइप अलग है, तो लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को नंबर बनाकर कंपेयर कर देगा और रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर ऐसे होता है कंसोल डॉट लॉग 0 इक्वल टू फॉल्स, तो यहाँ पे भी डेटा टाइप अलग अलग है, लेकिन फिर भी डेटा टाइप कन्वर्ट करके आंसर को ये ट्रू ही लाएगा। ठीक है, टाइप्स अलग अलग हैं तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके मैच कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे नल इक्वल टू अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे भी डेटा टाइप अलग अलग हैं तो भी आंसर इसका आएगा ट्रू। तो ये तो हो गया लूज इक्विलिटी का ऑपरेटर। और अगर स्ट्रिक्ट इक्विलिटी का हमें देखना है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों चीजें मैच करनी चाहिए, वैल्यू भी और टाइप भी, तभी आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो आंसर आएगा फॉल्स। तो ये वाला केस, फर्स्ट केस में स्ट्रिक्ट इक्विलिटी अगर है, मान लो कंसोल डॉट लॉग 5, इसका ऐसे है अगर, तो यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे टाइप मैच नहीं कर रही, स्ट्रिंग के साथ नंबर मैच नहीं कर रहा, तो आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, और अगर ये केस होता है यहाँ पे 0 इक्वल फॉल्स का, तो भी आंसर जो है फॉल्स आएगा। और अगर यहाँ पे ऐसे होता है नल, ये तीनों अगर होता है तो डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए आंसर आ जाता है फॉल्स, मैचिंग नहीं हो रही है डेटा टाइप की, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डीओएम? डीओएम क्या होता है? तो डीओएम एक ट्री स्ट्रक्चर है। DOM represents the structure of an HTML document as a tree। ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जो कि HTML पेज को रिप्रेजेंट करता है, allowing JavaScript to manipulate elements dynamically। और JavaScript इसका यूज करके वेब पेज के एलिमेंट्स को चेंज, ऐड या डिलीट कर सकता है। ठीक है, तो JavaScript इस DOM का यूज करके वेब पेज को चेंज कर सकता है, वेब पेज के एलिमेंट्स को अगर चेंज करना चाहे, ऐड करना चाहे, डिलीट करना चाहे तो कर सकता है डोम का यूज करके। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज करके वेब पेज को चेंज, ऐड और डिलीट कर सकता है। और डीओएम क्या है? ये एक ट्री स्ट्रक्चर है। डीओएम एक ट्री स्ट्रक्चर है जो एक एचटीएमएल पेज को रिप्रेजेंट करता है, एचटीएमएल पेज को रिप्रेजेंट करता है डीओएम। ठीक है, तो ये HTML पेज को रिप्रेजेंट करता है, ये एक ट्री स्ट्रक्चर है। और जब DOM बन जाता है तो DOM के हेल्प से जावास्क्रिप्ट वेब पेज को चेंज, ऐड और डिलीट कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड पोस्ट मेथड? तो जब हम वेबसाइट में डेटा को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो हम गेट या पोस्ट मेथड का यूज कर रहे होते हैं। तो ये सर्वर से कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है, डेटा को रिसीव करने के लिए या फिर सेंड करने के लिए सर्वर से कम्युनिकेशन करने का तरीका है। गेट क्या करता है? डेटा को सेंड करता है विद द हेल्प ऑफ यूआरएल, इट इज विजिबल एंड लिमिटेड इन लेंथ। तो डेटा जो होता है इसमें यूआरएल में दिखाई देता है, इसका डेटा गेट में यूआरएल में दिखाई देता है, इसकी लेंथ लिमिटेड होती है
जैसे कि URL को मैक्सिमम 2048 कैरेक्टर्स देने होते हैं, तो URL के अंदर मैक्सिमम हम 2048 कैरेक्टर्स दे सकते हैं, तो ये URL में दिखाई देता है। और ये ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, इसलिए पासवर्ड या सेंसिटिव डेटा के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते। पासवर्ड या सेंसिटिव डाटा के लिए हम इसे यूज़ नहीं करते। पोस्ट मेथड क्या करता है, सेंड्स डाटा इन द रिक्वेस्ट बॉडी, सिक्योर यूजर फॉर फॉर्म सबमिशन। तो ये जो है डेटा इसका URL में नहीं दिखाई देता, इसकी कोई लेंथ लिमिट भी नहीं होती, और ये ज़्यादा सिक्योर होता है, इसीलिए इसको हम फॉर्म सबमिशन या सेंसिटिव डेटा के लिए यूज करते हैं। मोस्टली जब आपको लॉगिन करना है या साइन अप करना है, तो सेंसिटिव डाटा के लिए या डेटाबेस में हमने डेटा को स्टोर करना है, वहां हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ये सिक्योर होता है। ठीक है, तो वहाँ इसका यूज करते हैं जब हमें फॉर्म सबमिट करना है, जब हमें लॉगिन करना है, साइन अप करना है, या डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है। ठीक है, और ये जो होता है ये सिक्योर नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम जो है पासवर्ड या सेंसिटिव डेटा के लिए इसको यूज नहीं करते, गेट को। पोस्ट सिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए डेटाबेस एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन वेब डेवलपमेंट। तो आंसर इज डेटाबेस, ए डेटाबेस स्टोर्स एंड मैनेज वेबसाइट डेटा फॉर डायनामिक कंटेंट। तो डेटाबेस क्या होता है, जो वेबसाइट के डेटा को स्टोर करता है, मैनेज करता है, और उसके कंटेंट को डायनामिक बनाए रखता है। डेटाबेस इज क्रूशल बिकॉज, क्यों ये इंपॉर्टेंट है वेब डेवलपमेंट में। डेटाबेस की जरूरत होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा के एफिशिएंट रिट्रीवल के लिए, डेटा को सिक्योर करने के लिए, इंटीग्रेट रखने के लिए, और डेटा लार्ज साइज के डेटा को ग्रोथ देने के लिए यूज करते हैं हम इसका, डेटाबेस का। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द वाइवा क्वेश्चंस ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इससे आपको वेब डेवलपमेंट की बहुत सारी नॉलेज भी हुई होगी। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर इसे जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।